नमस्कार मैम, देशनीति में आपका स्वागत है। शुक्रिया प्रीतम जी। मैम, पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा कि क्या इंडिया गठबंधन को कहीं उम्मीद लग रही है कि इस बार जो है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कहीं जीत का आसार दिख भी रहा है इंडिया गठबंधन को या नहीं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। प्रीतम जी, जैसे हड़बड़ाहट में प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं, वो महंगाई, मणिपुर और महिला सुरक्षा की जगह आज मछली, मटन, मुर्गा और मुगलों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये सवाल भाजपा से पूछना चाहिए। वो डरे हुए हताशा में हैं। वो सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 के वक्त उनका पुलवामा था। वो सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं। वो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं। वो अपने विकसित भारत की संकल्पना की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये सवाल हम बहुत ही लेकिन आश्वस्त है, हमने बहुत अच्छा मैनिफेस्टो दिया है और जनता उस पर विश्वास भी कर रही है। उस मैनिफेस्टो में उसकी बस हाँ, मैं आपके आपके मैनिफेस्टो की तारीफ हो रही है, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि अभी राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें नारी शक्ति को, मतलब शक्ति को कुचलने की बात कर रहे थे वो। और मोदी जी ने उसे कहा कि नारी शक्ति के खिलाफ है इंडिया गठबंधन जो है, जिसे वो इंडी अलायंस बोलते हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को के खिलाफ, कुचलने के खिलाफ कांग्रेस काम कर रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है मोदी जी बात का बतंगड़ बनाने में, मैंने वही कहा ना, मोदी जी के पास मुद्दे नहीं है। मोदी जी महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। मोदी जी, राहुल जी ने बात की थी आसुरी शक्तियों की। अगर प्रीतम जी आपने रामधारी से दिनकर का राम की शक्ति पूजा पढ़ा होगा, जब रावण से लड़ने के युद्ध के अंतिम स्तर पर है और वो देखते हैं कि शक्ति रावण के साथ में है, और एक बहुत ही फेमस लाइन है उसकी, है अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो राहुल जी ने आसुरी शक्ति, आज जब किसान हर दिन 3 किसान सुसाइड कर रहे हैं, आज जब इतने पेपर लीक से बेरोजगार युवा सुसाइड कर रहे हैं, आज महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या मणिपुर, क्या वाराणसी, क्या हाथरस, क्या उन्नाव, क्या उत्तराखंड। तो आज महिला, ये जो भाजपा का पूरा कैबिनेट है, भाजपा का पूरा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, ये किसी भी महिला पर, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे। हमारी महिला पहलवानों को घसीटा गया संसद से 100 मीटर की दूर पर, सारी के सारे भाजपा में चुप्पी थी, एक शब्द लेकिन नहीं लेकिन फिर भी उस पे फिर भी आप मोदी शक्ति जी की बात करते हैं। मोदी जी फिर भी सीना तान के बोल पाते हैं कि हम जो है शक्ति के लिए जान दे देंगे, शक्ति की पूजा करते हैं, हम शक्ति के लिए जान दे सकते हैं। तो मोदी जी शक्ति के लिए जान दे रहे हैं, तो हमारी जो पहलवान बेटियां, वो भी तो शक्ति का रूप है। बृजभूषण शरण सिंह को निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते, अगर वो जान देना चाहते हैं। मोदी जी ने उस वाराणसी में गैंग रेप विक्टिम के लिए क्या किया? आज उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के माता पिता सड़क पर न्याय मांग रहे हैं और मोदी जी जान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी को लफाजी के अलावा और कुछ नहीं आता, और मोदी जी को अब मुझे लगता है अब उनके उनके विदा होने का समय आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लिया, आपको लगता है इस बार बीजेपी टिकट देगी उसे? देखिए, भाजपा टिकट दे ना दे ये बात सेकेंडरी है, पर भाजपा ने इस पूरे वाक्य को जिस तरीके से हैंडल किया है, वह भाजपा की ना खोखली मानसिकता को सामने लेकर आती है, नारी विरोधी मानसिकता को। आप हमारी महिला पहलवानें जो इस देश की शान थी, वो उनको सड़क पर घसीटा जा रहा है, वो कंप्लेंट कर रही है, पर ब्रिजभूषण पर कोई हाथ नहीं उठा रहा है। ब्रिजभूषण जी संसद के नए सत्र का, नए भवन के उद्घाटन में सेल्फी खींचते हैं और वही महिला पहलवान को दिल्ली पुलिस घसीटती है। तो भाजपा को महिला शक्ति के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में भाजपा बोलने का अपना नैतिक ओहदा खो चुकी है। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को, उन्होंने महिला अजय मिश्र को भी टिकट दे दिया। उनके बेटे ने तो किसानों को रौंदा था, 6 किसानों की हत्या हुई थी। अगर मोदी जी में इतनी सी भी नैतिकता होती, तो आज अजय मिश्र टेनी जी घर में बैठे होते, वो फिर से उनको टिकट नहीं मिला होता। तो भाजपा को सिर्फ किसी भी तरीके से हुक बाय क्रुक इलेक्शन जीतना है। घर में बैठे, नैतिकता होती तो घर में बैठे होते या जेल में बैठे होते? जेल में बैठे होते, पर एटलीस्ट घर में तो बैठे होते। वो हमारे हमारे सामने चुनाव प्रचार तो ना कर रहे होते। मतलब ये अच्छा, उनके नैतिकता ही एक और बात है कि मोदी जी की विफलताएं आप हजार गिनवा सकते हैं, मोदी जी के पास चुनाव में मुद्दे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात आती है, मोदी नहीं तो कौन। ये कैसे हो पाता है? मतलब अगर मोदी इतना ही विफल है, इतना ही बुरा दौर रहा 10 साल, तो ये मोदी नहीं तो कौन वाला कैसे बात है? 140 करोड़ में एक भी नेता नहीं है जो मोदी का बराबरी कर सके। मोदी नहीं तो इस देश की 140 करोड़ जनता होगी। मुझे लगता है आप पंचायत के चुनाव पे, राज्य के चुनाव पे, लोकसभा के चुनाव पे मोदी 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 करते हैं। मुझे बताइए, इस देश में ये जो व्यक्ति पूजा हो रही है मोदी जी के नाम पे, इस देश ने क्या दिया? आज देश में 62% बेरोजगारी है।
महंगाई आसमान छू रही है, हर दिन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा करप्शन का किस्सा हम सबके सामने है। उसके बावजूद भी हम कहते हैं मोदी नहीं तो कौन। मुझे लगता है आज इस देश में ये बताने की जरूरत नहीं है, मोदी नहीं तो संविधान। इन्होंने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का हास किया है, मोदी नहीं तो इस देश के 140 करोड़ भारतीय, मोदी नहीं तो इस देश का युवा, मोदी नहीं तो इस देश का किसान, मोदी नहीं तो इस देश की मेरे जैसी महिला जो मणिपुर के नाम पर शुद्ध होती है, जो वाराणसी के नाम पर शुद्ध होती है, और वही जब अपने महिला मंत्रियों को देखती है तो वो कुछ नहीं कहते। तो मुझे लगता है कि मोदी नहीं तो कोई भी, लेकिन मोदी नहीं तो कौन, ये नैरेटिव अब बहुत घिसा पिटा हो चुका है प्रीतम जी। ठीक है। लेकिन अभी लोकनीति का एक सर्वे आया है और यकीनन कांग्रेस इस सर्वे से खुश होगी, कहीं ना कहीं उनका जो मैनिफेस्टो में मुद्दा है लोकनीति के सर्वे से मिलता जुलता है। लेकिन फिर भी मोदी जी आपके मैनिफेस्टो यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर कहते हैं कि हर पन्ने से मुस्लिम लीग की बू आती है। मोदी जी ने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बहुत शौक से पढ़ा, ये तो बड़ी हमें आश्चर्य की बात हुई। वही मोदी जी हैं, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रोविंस में फजल हक की सरकार में वित्त मंत्री थे, और यही लोग भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा का पूरा सारा युवा, वृद्ध, महिलाएं, हर कोई स्वतंत्रता सेनानी की अग्नि में कूद चुका था, तो ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे कि हम किस तरीके से इस आंदोलन को विफल होने दें। तो मोदी जी से हमें राष्ट्रवाद की वो नहीं चाहिए, लेसन्स नहीं चाहिए। मोदी जी थोड़ा सा पीछे पलट कर देख ले, आरएसएस का क्या इतिहास रहा है, जनसंघ का क्या इतिहास रहा है, जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाते थे, और 1940 में पाकिस्तान बनाने का लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक ने दिया था, जिसमें वित्त मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वो मुस्लिम लीग से तो उनका बहनापा, उनका अपनापन तो बिल्कुल वो होगा। वो हम चाहते, अच्छी बात है मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों के बीच हमारी मैनिफेस्टो पहुंच रही है। मैं जितना भी ट्रैवल करती हूँ, हमारे मैनिफेस्टो की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है ये जी मुद्दा। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी अभी तक अपना मैनिफेस्टो नहीं ला पाई है। सबसे बड़ी पार्टी है वो एक। आप कहते हैं मोदी नहीं तो क्या, नहीं कहते हैं 400, इनकी सीरियसनेस देखिए। इन्हें लगता है कि राम जी और 370 इन्हें चुनाव जितवा देंगे। ये अभी कुछ दिन पहले जागे, इन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है जनता के मुद्दों से। तो हम क्या करेंगे मैनिफेस्टो लाके? जाएंगे मुर्गा, मटन, मछली की बात करेंगे, कच्चा तीवू की बात करेंगे, नारी शक्ति की बात करेंगे, मोदी का परिवार की बात करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि जो कन्नौज में ब्रजेश पाल ने आत्महत्या कर ली 6 महीने की बेरोजगारी से तंग होकर, वो मोदी का परिवार नहीं है। जो लखनऊ में सुसाइड कर लिया, वो मोदी का परिवार नहीं। तो ये ठीक है। लेकिन मुझे एक बात आप ये बताएं कि ठीक है, ये जो सर्वे आया लोकनीति का वो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास आज रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बीजेपी, जिसके पास सभी संसाधन है, खूब पैसा है, भर भर के पैसा है, क्या मोदी जी ने कोई सर्वे अपने लिए नहीं कराया होगा? वो फिजूल में अपने मन के ही बात में जो है धर्म का पूरा प्रचार कर रहे हैं, धर्म पूरा जो पॉलिटिक्स अभी कर रहे हैं, चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, वो धर्म से जुड़ा हुआ ही कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के ही वोट बैंक पे कर रहे हैं। तो क्या इस बार जनता धर्म पे वोट नहीं करेगी, हिंदू मुस्लिम पे? क्या राम मंदिर पे वोट नहीं होगा? ऐसा लगता है सिर्फ लोकनीति के रिपोर्ट पे ये मान लिया जाए? देखिए, लोकनीति को आप एक सैंपल समझिए। ये देश का आम भारतीय क्या सोच रहा है। वहां सोनम वांगचुक लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे बेरोजगार युवा भर्ती के पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब एक सही बात है ना, जब आपके प्लेट में रोटी नहीं है, जब आपके हाथ में नौकरी नहीं है, जब आपके हाथ में कोई आय का साधन नहीं है, तब आप उस व्यक्ति को भाजपा राम का झुंझुना पकड़ाना चाहती है। राम हम सबके आराध्य हैं, राम को कोई लेकर नहीं आया, इसकी किसी की इतनी औकात नहीं हुई है कि वो राम को लेकर आए। राम हम सभी के आराध्य हैं, और किसी के राम कम या किसी के राम ज्यादा नहीं है। पर बात वो, आपको देश ने चुना था, आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई पे का वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचारियों की बात, और आप देखिए 8,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के करप्शन पर अकूत धन संपदा के साथ। आप बताइए प्रीतम जी, आपने भाजपा का हेडक्वार्टर देखा है हर जिले में? बहुत खूब बन रहा है, 5 स्टार होटल, सरपंच 5 स्टार होटल की टक्कर है। भाजपा के जिलाध्यक्ष से पूछता है कि मैं 3 साल से भटक रहा हूँ, मुझे स्कूल नहीं बनवा पा रहा हूँ, लेकिन आपका कार्यालय बन जा रहा है, तो वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। यही है मोदी जी का मॉडल, गवर्नेंस मॉडल। आपके मैनिफेस्टो में जो इस बार कांग्रेस मैनिफेस्टो लेके आई है, उसमें काफी वादे किए गए, बड़े बड़े वादे हैं।
जैसे मोदी जी 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसी तरह का आपका मैनिफेस्टो भी लगता है। क्या ये वादे पूरे भी होंगे अगर आप सरकार में आते हैं तो, या फिर आपका ही कोई मंत्री फिर चुनाव जीतने के बाद बोल देगा कि ये सब चुनावी जुमला है, इस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए? आपको याद होना चाहिए प्रीतम जी, इस देश में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और 100 दिन के रोजगार का अधिकार कांग्रेस लेके आई। हम ये नहीं कहते कि हम चुनकर आएंगे तो आप मोदी जी कहते हैं 70 साल में कुछ हुआ नहीं है डुबाने के अलावा देश को। आप कुछ कुछ काम बता रही हैं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ इस देश में जो अधिकार आधारित व्यवस्था थी, इस देश के लोगों के हाथ में 100 दिन का रोजगार देने की, बच्चों के हाथ में शिक्षा देने की, स्वास्थ्य देने की, सूचना का सबसे बड़ा पावरफुल जो टूल दिया हाथ में, वो कांग्रेस की सरकार ने दिया। तो कांग्रेस हवा में इस तरह की बातें नहीं करती कि हम 15 लाख आपके अकाउंट में दे देंगे, हम 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे और फिर हम भूल जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि क्या मेरे लिए मरे हैं। मोदी जी कहते हैं 750 किसान क्या मेरे नाम पे मरे हैं। तो कांग्रेस ये बात नहीं करती। कांग्रेस जब कोई वादा करती है तो पूरे रोड मैप के साथ करती है और कांग्रेस गवर्नमेंट में आकर उसे पूरा भी करेगी। तो कांग्रेस अपना वादा पूरा करेगी। और एक डाउट था मेरे मन में, मैंने सोचा जनता के सामने क्लियर कर दूं। ये जो नारी न्याय का 1 लाख रुपए सालाना वाला जो आपने मैनिफेस्टो में दिया है, क्या ये मध्य प्रदेश में जो झटका लगा, लाडली बहना योजना का जो झटका मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा यकीनन, क्या ये उससे सीखा हुआ था? क्या ये उससे इंस्पायर्ड है? लाडली बहना से बहुत पहले हमने कर्नाटका में महिलाओं को फ्री बस सेवा दिया, जिसका जिसका हम इफेक्ट देख रहे हैं, जिसका हम जो रिपल इफेक्ट देख रहे हैं। लोगों के, महिलाओं के हाथ में, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। हमने हिमाचल में महिलाओं को कैश मनी प्रॉमिस किया। तो हमें लाडली बहना से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। ये बात निकल कर आई है भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में, जो राहुल जी के संवाद हुए हैं। जब हम देख रहे हैं कि महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 18% पे सिमट कर रह गया, वही मर्दों का तकरीबन 90% है। तो हम इसको पाटने के लिए, और महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो वो पैसा वो सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में हमेशा। अब जब भी देखिए महिलाओं के हाथ में आता है तो वो महिलाओं के खर्चों के लिए नहीं होता है, बच्चों के ट्यूशन पे जाता है, बच्चों की शिक्षा पे जाता है, बच्चों के आहार पर जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ के, और इतना ज्यादा महंगाई आ चुकी है। तो जो हमारा कर्नाटका जी में मॉडल बिल्कुल। सक्सेसफुल हुआ, हमारा हिमाचल में हुआ, तो जब हम सरकार, राहुल गांधी अक्सर इकोनॉमी गैप जो बढ़ा है उस पर भी काफ़ी बात करते हैं राहुल गांधी, शायद इसका असर उस पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, आज 1% लोगों के पास देश में 40% संसाधन है, और आप आज जब एक गरीब 27 रुपए में जीवन यापन करता है और आपके 8,000 करोड़ रुपए का चिट्ठा खुल जाता है, आपको कंपनियां 500-600 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में देते हैं, तो ये कौन हिसाब देगा? उस 27 रुपए वाले ने भी आपको वोट दिया है, और जिसका आपने 27,000 करोड़ रुपए दिया है उसने तो खैर दिया ही होगा। तो आप सिर्फ उस 27,000 करोड़ वाले के हो गए और 27 रुपए वाले को भुला दिया, और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये आपसे शर्म से डूब मरने की बात है कि आप इतने लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है, लेकिन आप उसको एक एज एन अचीवमेंट बताते हैं। या तो इस आपकी प्रायोरिटी है इस देश में। मुझे ना जनता की तरफ से, आम लोगों की तरफ से एक कंप्लेन कांग्रेस के लिए थोड़ा मिलता है कि कांग्रेस जो है अक्सर मुद्दे को भुना नहीं पाती है सही से। जैसे मान लीजिए कि लालू यादव ने मोदी को कमेंट कर दिया परिवारवाद पे, तो मोदी कैंपेन चला देते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार, मोदी का परिवार कैंपेन चलता है। लेकिन अगर वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मुद्दा आता है, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सीजेआई चंद्रचूड़ बोलते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इस पे भी जो है कांग्रेस जिस शक्ति के साथ सरकार को घेरना चाहिए, बीजेपी को घेरना चाहिए, मोदी जी को घेरना चाहिए, वो नहीं घेर पाती है। इसका क्या वजह है? इसमें कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है, ये आपसे जानना चाहूंगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ प्रीतम जी। जब ये मोदी का परिवार वाला इश्यू हुआ था, तो मैं डिबेट्स में जा रही थी। मैंने 27 डिबेट अटेंड की थी मोदी के परिवार वाले की। और मास में यहाँ जो डिबेट्स का टॉपिक भी है बहुत शानदार होता है। मुश्किल से 3-4 डिबेट अटेंड की है, और सुप्रीम कोर्ट का जो चंडीगढ़ वाला मामला था उसमें तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने अटेंड की है। मैं आज ही डाटा देख रहा था जो नेशनल टीवी पे डिबेट चल रहा है, मीट मछली पे ही सिर्फ 50-60 डिबेट अभी सभी चैनल को मिलाकर हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई डिबेट नहीं है। मोदी के परिवार पर डिबेट करने गई थी। ये तो आज मीडिया का रूप है। आप मोदी जी सिर्फ उठाते नहीं है, मीडिया उसको भभक के उठा लेता है। अरे बाप रे, ऐसा बोल दिया, कांग्रेस ने ऐसा बोल दिया। लेकिन आज कांग्रेस की मैनिफेस्टो की कोई बात नहीं करेगा, मोदी जी के मुस्लिम लीग की बात करेगा, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो हमने प्रॉमिसेस दिए उस पर कोई बात नहीं करेगा। मुझे लगता है कि मीडिया की, मैं डिजिटल मीडिया की बात नहीं करूंगी, जितना भी
थोड़ा बहुत साख बची है वो डिजिटल मीडिया की बची है। मुझे लगता है मीडिया बिल्कुल ही लेट चुकी है, नतमस्तक हो चुकी है सत्ता के सामने। तो मीडिया एक बहुत बड़ा भूमिका बनाती है लोगों तक हमारी बात पहुंचाने की, लोगों तक करप्शन की बात पहुंचाने की, और आज वो डिजिटल स्पेस उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं देखती हूँ कितने लोगों को के पैनल्स में आई हूँ जहाँ पे ये बात होती है, और आज जब हम नॉर्मल वीडियो देखते हैं, वो कांग्रेस की वीडियो नहीं देखते हैं, नॉर्मल निष्पक्ष वीडियो देखते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी ने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, तो लोग सुन रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये इतना भयंकर अकूत भ्रष्टाचार हुआ है, इतने भयंकर ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है, किस तरह ईडी का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा लेकिन है। आपको लोग आपको अपना क्या लगता है कि ठीक है, मैं समझ गया, नेशनल मीडिया इस तरह की हरकत क्यों कर रही है? वो जब वो मीडिया है, वो किसी विपक्ष में हो या सरकार में हो, किसी पार्टी को इतना साइडलाइन क्यों कर रही है? मुझे नहीं इक्वल पता, मतलब जिस तरीके से मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हास हमने 2014 के बाद देखा है। आप मीडिया की प्राइम टाइम एंकर एक पैनलिस्ट को बोलती है, मैं बोलूंगी मोदी जी के बारे में, आप मेरे प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते, ऐसा आपने मनमोहन जी के लिए तो कभी स्टैंड ना लिया। तो मुझे लगता है कि आपने न्यूट्रल होने की सारी सीमाएं लांग दी हैं, न्यूट्रल होने के सारे दिखावे लांग दिए हैं। और आज मैं जाती हूँ न्यूज पैनल्स में, ऐसा लगता है कि एक भाजपा का एक अघोषित प्रवक्ता है जो कि एंकर रहता है, और एक दो प्रवक्ता रहते हैं, और एक राजनीतिक विश्लेषक रहता है, वो भी आरएसएस और भाजपा का रहता है। तो इस तरीके से जो मीडिया का रूप बन गया है, मुझे लगता अभी तो आपके पार्टी के प्रवक्ता तक बीजेपी में चले गए। अभी तो आपके पार्टी के लगभग प्रवक्ता तक बीजेपी में जा चुके हैं। अब देखिए, ये प्रवक्ता जा रहे हैं, ये जो कहते हैं ना, जो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स के लिए बेबुनियाद बातें करके जाते हैं, सनातन की बातें करते हैं। अगर मैं सिर्फ गौरव वल्लभ की बात करूं तो उनको झारखंड से चुनाव लड़ाया जाता है, उनको राजस्थान से चुनाव लड़ाया जाता है, वो हरियाणा से टिकट मांग रहे हैं और राज्यसभा में मांग रहे हैं। मतलब अब मुझे लगता है कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनी चाहिए जब आपकी हर बात मानी जा रही और है। उनकी तो बोली एकदम साफ पलटी हुई नजर आती है एकदम। वो अभी तो कोई आइडियोलॉजी ही नहीं थी। आप किस चीज के लिए लड़ रहे थे जब आप सुबह कहते हैं कि सनातन का धर्म हो रहा है, अब शाम को जाके भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं? और अभी वो गांधी गॉडसे में कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी गॉडसे चुनने के लिए भी उंगली सर घूम रहा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ उनका देखकर इंटरव्यू। अभी एक आखिरी सवाल है, अगर आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप आएंगे सरकार में, आपका मैनिफेस्टो मैंने देख लिया, उसमें क्या क्या वादे हैं वो मैं जान गया, लेकिन आप एक अनुमान लेकर बताइए कि अगर मोदी जी सरकार में आ जाते हैं, तीसरा टर्म में आ जाते हैं, किसी तरह से सरकार बन जाती है, तो 3-4 काम जो मुख्य रूप से मोदी जी करेंगे ही करेंगे, वो हमें बता दीजिए, जनता को बता दीजिए। मुझे लगता है कि मोदी जी लोकतंत्र में जितनी भी लोकतंत्र होने के जितने दिखावे हैं उसे खत्म कर देंगे। ईडी बिल्कुल पॉलिटिकल टूल बन जाएगा। संसद में विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो विपक्ष को सस्पेंड कराते हैं, मुझे लगता है कि उनको चुनाव ही सस्पेंड करा देना चाहिए, जिस तरीके से वो सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का हास कर रहे हैं। अडानी जी अमीर से अमीर होते जाएंगे, उस देश में गरीब से गरीब होता जाएगा इंसान, और उसके बाद हम और आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे मोदी जी से कि शायद हम 2000 रुपए का सिलेंडर भरवाएं, शायद हम 200 रुपए का पेट्रोल भरवाएं, और शायद महिलाओं पर और अत्याचार रहे, लेकिन कोई कुछ कहेगा नहीं। शायद जो महिलाओं पर जो रेप करते हैं वही मोदी जी के बगल में संसद में बैठकर संसद को सुशोभित करेंगे, पर कोई कुछ कहेगा नहीं। तो जो कहते हैं ना कि हम कतार में हैं, तो आज शायद युवा और सुसाइड करेगा, युवा और भर्ती लीक से, पेपर लीक से परेशान होकर युवा रील्स बनाएगा, युवा आईटी सेल में जाके महिला गेमिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी। मुझे लगता है मोदी जी अपने को जिस तरीके से so जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से भी। अब देखिए, नेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स हुए, उसमें उन लोगों को चुन चुन के अवार्ड दिए गए जो सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने में बिल्कुल आगे हैं। ये वही पार्टी है जो इतना गलत, इतना बेकार ऐड लेकर आती कि पापा वॉर रुकवा दी, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। आपका स्पोक्स पर्सन कहता है कि ऐसा कहना ही बेबुनियाद है, ऐसा कोई नहीं वॉर रुकवा सकता, और आपके ऑफिशियल चैनल से आता है कि पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। ये तो इनका चेहरा है। तो मोदी जी इन्फ्लुएंसर से मिले, मोदी जी गेमिंग से मिले, मोदी जी अग्निवीर से जो त्रस्त युवा जो मार्च करके 3000 किलोमीटर मार्च करके दिल्ली आए थे, जो 6000 युवा, उनसे नहीं मिलते मोदी जी अंकिता भंडारी के माता पिता जो सड़क पर बैठकर न्याय की गुहार ले रहे हैं, मोदी जी उनसे नहीं मिलते। मोदी जी मिलते हैं गेमिंग नीतीश ईरानी का वो वीडियो वायरल हुआ था, वो मिलते प्रीतम जी। हजार लद्दाखी जो -डिग्री टेम्परेचर में
प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे नहीं मिलती, पर मोदी जी मणिपुर में भी नहीं मिलते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का वो वीडियो वायरल हुआ था, अंकिता भंडारी पे सवाल पूछ लिया गया तो स्मृति ईरानी भागती दिखी। वही स्मृति ईरानी कंगना रनौत पे पूरी काली बन जाती है, वही स्मृति ईरानी एक हथिनी की मौत पे संसद में आंसू बहाती है, पर वही स्मृति ईरानी उन्हीं के विधायक ने अंकिता भंडारी का रेप करके मर्डर किया, बस स्मृति ईरानी भाग खड़ी होती है। ये इस देश का, हर देश की महिला, हर एक महिला पर स्मृति ईरानी, ये देश का दुर्भाग्य है कि स्मृति ईरानी जैसी महिला हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली एज अ स्पोक्स पर्सन नहीं बोलूंगी, महिला बोलूंगी कि महिला सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों से इतर होना चाहिए। आपको मणिपुर पर भी बोलना चाहिए, आपको बृजभूषण शरण सिंह पर भी बोलना चाहिए, आपको हाथरस, उन्नाव, वाराणसी, उत्तराखंड हर जगह बोलना चाहिए। आप भाग नहीं सकती देश के मुद्दों से। इस मामले में जो वो बोलते हैं ना कि महिलाओं के लिए पॉलिटिकल राजनीति में रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा फेलियर है कि महिला नेता बनने के बाद भी वो वही पार्टी का गुण गाती है जो पार्टी का स्टैंड होता है अपना। इवन वो महिलाओं के लिए भी स्टैंड नहीं लेती है जहाँ पर महिलाओं के साथ कुछ बुरा हुआ है। तो ये भी एक वो है। चलिए, बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात कर तमाम सवालों पे आपने अच्छा जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।